तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, कितने 50 MCQ टाइप क्वेश्चन। और जो आज का हमारा लेसन है वो है लेसन 5। ठीक, लेसन 5 है जिसका नाम है क्या, रेवेन्यू एंड एनर्जी लॉस। रेवेन्यू एंड एनर्जी लॉस 5वें लेसन का नाम है आपका ट्रांसमिशन का। ठीक है, और आज का वीडियो लेक्चर है वो है 6वां। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जिन लोगों ने 49 और 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दिया था उन लोगों के नाम ये रहे। सबसे पहले आंसर दिया है नीरज पांडे ने, फिर है अश्विन, रोशन कुमार, रश्मि कुशवाहा, रविंद्र कुमार, धीरेन्द्र कुमार, सूरज पटेल, अविनाश वर्मा और प्रदीप कुमार। तो इन सभी लोगों ने 10वें जो आपके 49 और 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिया था। और 49 और 50 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जरूर से आप वीडियो लेक्चर पूरा देखें। और आज का वीडियो लेक्चर में हम आपका 5वां लेसन कंप्लीट करा देंगे और आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन भी आपको रिविजन करा देंगे। ठीक है, विद्युत प्रदोष जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या लॉस। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या लॉस विद्युत प्रदोष को हम कहते हैं। ठीक, विद्युत प्रदोष कितने प्रकार के होते हैं, आपके जो विद्युत प्रदोष होते हैं इलेक्ट्रिकल लॉस कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो आपके जो इलेक्ट्रिकल लॉस होते हैं या फॉल्ट होते हैं वो होते हैं आपके 2 प्रकार के। एक होता है आपका स्थायी प्रदोष और एक होता है आपका अस्थायी प्रदोष। स्थायी प्रदोष और अस्थायी प्रदोष। ठीक है, दूसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऐसे प्रदोष जिनके उत्पन्न होने के बाद विद्युत तंत्र का परिचालन स्थायी रूप से बाधित होता है। ऐसे प्रदोष जिनके उत्पन्न होने के बाद विद्युत तंत्र का परिचालन स्थायी रूप से बाधित होता है। ठीक है, आपका पहला क्या है ऑप्शन, स्थायी प्रदोष या अस्थायी प्रदोष। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, स्थायी प्रदोष। ठीक है, इसी के बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है तीसरे नंबर का कि ऐसे प्रदोष जो कि क्षणिक समय के लिए विद्युत तंत्र में उत्पन्न होते हैं, मतलब जो कुछ समय के लिए विद्युत तंत्र में उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अस्थायी प्रदोष। ठीक, ये आपके हमेशा नहीं रहते हैं, स्थायी प्रदोष आपके हमेशा रहते हैं। ठीक है, नंबर 4 का आपका क्वेश्चन आता है कि तकनीकी हानि के मुख्य कारकों को बताइए। आपकी जो टेक्निकल लॉसेस होते हैं उनके मुख्य कारणों को क्या बताइए। ठीक है, आपके ऑप्शन पहला है क्या, लंबी विद्युत लाइनें, विद्युत लाइनों के कंडक्टरों पर अपर्याप्त आकार। ठीक है, 3 चरण लोड संतुलन या आपका भार केंद्र से दूर वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना या फिर ये सभी। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये सभी आपके क्या है, तकनीकी हानि के मुख्य कारण हैं। ठीक है, 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि गैर तकनीकी हानि के मुख्य कारक क्या है। ठीक, अभी आपने तकनीकी हानि पढ़ी, अब आप पढ़ेंगे गैर तकनीकी हानि के मुख्य कारक क्या है। ठीक है, कनेक्शन प्रबंध, मीटर रीडिंग, बिलिंग या सभी। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, सभी। ये सभी आपकी क्या है, गैर तकनीकी हानि के कारण हैं। ठीक है, 6वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि विद्युत की दक्षता प्राप्त करने के सूत्र को लिखिए। विद्युत की ऊर्जा की दक्षता बराबर आपका होता है आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100%। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100%। ठीक है, इसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि जिसकी उपस्थिति में लाइनों के तीनों चालकों में बहने वाली धारा का मान सामान्य हो जाता है। मतलब कि जिसकी परिस्थिति में आपकी जो लाइन है उनमें तीनों चालकों के बहने वाली धारा का मान क्या हो जाता है, समान हो जाता है, एक समान हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, स्थायी प्रदोष, अस्थायी प्रदोष, सम्मित प्रदोष या असम्मित प्रदोष। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, सम्मित प्रदोष। जिसकी उपस्थिति में लाइनों के तीनों चालकों में बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, सम्मित प्रदोष कहते हैं। ठीक है, आपके जो 5वां लेसन है इसमें आपको प्रदोष के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ना है। ठीक है, 8वां आपका क्वेश्चन आता है कि जिसकी उपस्थिति में लाइनों के तीनों चालकों में बहने वाली धारा का मान असमान हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, असम्मित प्रदोष। ठीक है, अब सभी लोगों को पता है कि अगर आपका तीनों चालकों का मान समान हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे क्या, सम्मित प्रदोष। और अगर तीनों चालकों का मान असमान रहेगा तो उसको हम कहेंगे असम्मित प्रदोष। ठीक है, एकदम इजी है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि विद्युत तंत्र में किसी भी चालकों के संयोजन
के खुलने अथवा चालकों के टूटने के कारण उत्पन्न होने हुए दोष को हम क्या कहते हैं? उत्पन्न हुए दोष को हम क्या कहते हैं? कौन सा प्रदोष कहलाता है आपका? खुला परिपथ प्रदोष, खुला परिपथ प्रदोष। ठीक है, आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि किसी विद्युत तंत्र में दो चालकों के आपस में जुड़ने के कारण उत्पन्न हुए दोष को हम क्या कहते हैं? जब किसी विद्युत तंत्र में आपके दो चालक आपस में जुड़े जाते हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाले प्रदोष को हम क्या कहेंगे? लघु परिपथ प्रदोष, भू परिपथ प्रदोष, भू क्षरण प्रदोष या मिश्रित प्रदोष। तो आपका इसका सही आंसर क्या आएगा? लघु परिपथ प्रदोष इसका आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि किसी विद्युत तंत्र में, आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, किसी विद्युत तंत्र में लाइन चालक का भू का मतलब क्या है आप यहाँ पर? अर्थ। ठीक है, अर्थ से संयोजित होने के कारण उत्पन्न प्रदोष को क्या कहलाते हैं? आपका जो अर्थ से अगर आपका चालक अर्थ से टच हो जाता है सो उससे जो उत्पन्न प्रदोष होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भू प्रदोष, क्या? अर्थ प्रदोष। ठीक है, 12वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि किसी विद्युत तंत्र में चालक के ऊपर लगे विद्युत रोधक के आंशिक रूप से खराब होने के कारण उत्पन्न प्रदोष को हम क्या कहते हैं? मतलब कि देखिए, जो हमारा चालक होता है, तार होता है, उसके ऊपर जो हमारा विद्युत रोधक लगा होता है तो उसका वो खराब जब हो जाता है तो उसके कारण जो आपका प्रदोष उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहेंगे? भू क्षरण प्रदोष। ठीक है, भू क्षरण प्रदोष। 13वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वाणिज्यिक हानि का उदाहरण है। देखिए, आपको सारा कुछ सिलेबस में से ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ वहाँ से उठाकर नहीं पढ़ाया जा रहा है और आपको सारा टॉपिक वाइज और आपके सिलेबस वाइज ही आपको पढ़ाया जा रहा है। फालतू चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जा रही, क्योंकि देखिए जो आपका पेपर आएगा वो आपकी बुक में से ही आएगा, यहाँ वहाँ से आपको क्वेश्चन उठाकर नहीं दे दिए जाएंगे। तो इसलिए देखिए आपको टॉपिक वाइज ही सारा कुछ समझाया जा रहा है। 13वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि वाणिज्यिक हानि का उदाहरण क्या है? वाणिज्यिक हानि का उदाहरण आपका क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन का टूटना, विद्युत ऊर्जा की खपत में त्रुटि, या आपका मीटर रीडिंग में त्रुटि, या बी और सी। आपका ऑप्शन बी और सी। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? बी और सी, ट्रांसमिशन लाइन का टूटना, आपका विद्युत ऊर्जा की खपत में त्रुटि और मीटर रीडिंग में त्रुटि, ये दोनों आपके सही आंसर होंगे। ठीक, 14वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि उच्च प्रतिबाधा दोष का क्या कारण है? उच्च प्रतिबाधा दोष का क्या कारण है? पेड़ को छूना, ठीक, लटाएं, पक्षियों का घोंसला, ठीक, या ये सभी। तो आपका उच्च प्रतिरोध दोष का कारण क्या है? ये सभी, पेड़ों को छूना, ठीक, लटाएं, या फिर आपका पक्षियों के घोंसले, ये सभी आपकी जो कि हैं मुश्किलें हैं। ठीक है, 15वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है गैर तकनीकी और व्यावसायिक से कौन सी हानि होती है? गैर तकनीकी और व्यावसायिक से कौन सी हानि होती है? लाइन हानि, तकनीकी हानि, वाणिज्यिक हानि, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो गैर तकनीकी और व्यवसाय से हानि होती है उसको हम कहते हैं वाणिज्यिक हानि। ठीक है, वाणिज्यिक हानि। 17वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि संग्रह क्षमता के लिए सूत्र बताइए। संग्रह क्षमता के लिए आपका क्या बताइए? सूत्र बताइए। तो आपको बताना है कि संग्रह क्षमता का इनमें से कौन सा सूत्र सही है। ठीक, तो संग्रह क्षमता बराबर आपका क्या होता है? बिल की राशि बटे एकत्रित धन, या आपका संग्रह क्षमता बराबर होगा एकत्रित धन इंटू 100 अपॉन बिल की राशि। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका इसका सही सूत्र क्या होगा? संग्रह क्षमता का सही सूत्र होगा आपका एकत्रित धन इंटू 100 अपॉन विद्युत की राशि। ठीक है, 18वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि शक्ति क्षय को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आपकी जो शक्ति क्षय होती है उसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? I2R, IR, I2R, या आपका I2R²। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? I2R। ठीक, 19वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है इसके बाद में कि शक्ति क्षय को इंटीग्रेट करने पर क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा शक्ति, ऊर्जा सेल, ऊर्जा क्षय, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? ऊर्जा क्षय। ठीक है, ऊर्जा क्षय इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आता है आपका 20वें नंबर का क्वेश्चन। 20वें नंबर में आपसे पूछा है कि सप्लाई आवृत्ति किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? क्या सप्लाई आवृत्ति है को हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? L, W, F या C।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 21वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि स्टैंड्स के कारण क्षय, स्टैंड्स के कारण क्षय या बहु स्टैंड कंडक्टर आपको किसको कहते हैं हम, ACSR को, AAC को, AAA को, या ये सभी। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, ये सभी। ठीक है, 22वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा लेख प्रणाली की कमी के कारण बताओ, ऊर्जा लेख प्रणाली की कमी के कारण बताओ। आपके इसके ऑप्शन है एंड मीटर्स में त्रुटि, ठीक, CT5 में त्रुटि, या आपका PT5 में त्रुटि, या ये सभी। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, ये सभी। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन आपके कुछ अटपटे हैं तो उनको आपको रटना होगा। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन नहीं समझा सकते हैं, बट आपके जो क्वेश्चन अटपटे होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो आपको याद करना ही होंगे। 23वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मीटर और मीटरिंग सिस्टम की अनुचित स्थापना से कौन सी हानि या दोष उत्पन्न होते हैं। आपकी मीटर और मीटरिंग सिस्टम की अनुचित स्थापना से कौन सी हानि उत्पन्न होती है, मीटर के बाईपास होने के क्षय, मीटर के बाईपास होने से क्षय। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, मीटर के बाईपास होने से क्षय। और देखिए जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन बैंक डाउनलोड नहीं की है, ठीक, तो हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, 1 या 2 दिन में क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम चैनल से हटा दी जाएंगी। तो आप लोग वहाँ से ज़रूर से डाउनलोड कर ले आज ही, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किए हैं। बिलिंग दक्षता के सूत्र की बताइए, बिलिंग दक्षता के सूत्र को बताइए, मतलब आपकी बिलिंग दक्षता होती है उसका आपका सूत्र क्या होता है। तो बिलिंग दक्षता बराबर आपका होता है बिल की कुल इकाई kWh अपॉन कुल इनपुट। देखिए आपको एक ऑप्शन है यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हों, ठीक, लेकिन आपको पेपर में 3 ऑप्शन और मिलेंगे, उसमें से आपको बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। 25वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि संग्रह क्षमता बराबर आपका क्या होता है, राजस्व एकत्र या बिल की गई राशि, ठीक, राजस्व एकत्र अपॉन बिल की गई राशि किसका, संग्रह क्षमता का सूत्र होता है। इसके बाद आता है आपका बिलिंग दक्षता। बिलिंग दक्षता का सूत्र क्या होता है, कुल इकाइयाँ बिक्री बिल kWh अपॉन कुल निविष्ट, ठीक है, कुल निविष्ट। 27वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इन हानियों में योगदान करने वाली कारक निम्न है। इन हानियों में योगदान करने वाले कारक निम्न है कौन सी, क्षरण धारा, खुला परिपथ हानि, परावैद्युत हानि या कोरोना हानि। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, क्षरण धारा। 28वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि विद्युत उपकेंद्र में उपयोग आने वाले उपकरण का नाम बताइए। विद्युत उपकेंद्र में आपके प्रयोग होने वाले उपकरण का नाम बताइए। बसबार, फ्यूज, रक्षण, रिले या ये सभी। तो आपके ये सभी उपकरण हैं जो कि आपके विद्युत उपकेंद्र में यूज किए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये सभी। 29 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सैग, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, झोल, सैग या झोल की गणना का सही सूत्र क्या है। मतलब आपके झोल का सूत्र क्या होता है आपका, S बराबर WX² अपॉन 2T, S बराबर 2T अपॉन WX², S बराबर WL² अपॉन 8T, या आपका S बराबर 2W अपॉन 2X²। ठीक है, तो आपका इसका सही सूत्र क्या होगा, आपका इसका सही सूत्र होगा S बराबर WL अपॉन 8T। आपके जो सैग निकालने का सूत्र होता है वो होता है S बराबर WL² अपॉन 8T। ठीक है, 30वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि कार्यकारी तन्य बल का सही सूत्र क्या है। कार्यकारी तन्य बल का सही सूत्र क्या है, WL² अपॉन 8T, WX² अपॉन 2T, 1 अपॉन S या TV अपॉन S इंटू F। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, TV अपॉन S इंटू F। ठीक है, 31 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि एक ड्रम लगभग कितने किलोमीटर लंबी तार रखता है। आपका जो एक ड्रम होता है उसमें कितने किलोमीटर की तार होती है, 5 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बिल्कुल से आप याद कर लें। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर। 32वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वितरण की रचना में मुख्यतः किस पर विचार किया जाता है। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन की रचना में मुख्यतः किस पर विचार किया जाता है, वोल्टेज ड्रॉप पर। ठीक, वोल्टेज ड्रॉप पर विचार किया जाता है। आपका 33 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि फीडर बनाते समय मुख्य रूप से किसका ध्यान रखा जाता है। जब आपका फीडर को बनाया जाता है तो मुख्य रूप से हम किन बातों का ध्यान रखते हैं, करंट कैरिंग कैपेसिटी, धारा वाहक क्षमता, या वोल्टेज ड्रॉप या प्रतिरोधक। तो आपका आंसर क्या होगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी, धारा वाहक क्षमता। ठीक, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं जब हम फीडर बनाते हैं। इसके बाद आता है आपका 34 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछता है कि भारत में प्रयोग किए जाने वाले अधिकतम ट्रांसमिशन
वोल्टेज स्तर क्या है? आपका ये ट्रांसमिशन लिखा हुआ है शॉर्ट में, ठीक है। भारत में प्रयोग किए जाने वाले अधिकतम ट्रांसमिशन वोल्टेज स्तर क्या है? 440 kV, 765 kV, आपका 1500 kV या 275 kV। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 765 kV, ठीक है। भारत में जो आपकी अधिकतम ट्रांसमिशन वोल्टता स्तर है वो है आपका 765 kV। 35 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि लाइन के अंतिम सिरे पर किस विषम वाहक या आपका इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? किस टाइप के इंसुलेटर लगाया जाता है? सेकल टाइप, पिन टाइप, एक टाइप या डिस्क टाइप। तो देखिए जहाँ पर आपकी केबल, जैसे आपकी केबल ये आई है और यहाँ पर केबल का एंड होता है, तो यहाँ पर कौन सा इंसुलेटर हम लगाते हैं? सेकल टाइप, ठीक है। जब जहाँ पर भी हमारी केबल का अंत होता है तो वहाँ पर हम लगाते हैं सेकल टाइप इंसुलेटर, ठीक है। 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि रबड़ का परावैद्युत सामर्थ्य लगभग कितना होता है? आपकी जो रबड़ होती है उसका परावैद्युत सामर्थ्य लगभग कितना होता है? 3 kV/mm, ठीक, 10 kV या आपका 30 kV। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 30 kV, ठीक है। 37 नंबर का आप क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? निम्न में से कौन सा मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन है 132 kV, 222 kV, 400 kV या 750 kV। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 232 kV, 232 kV। 38 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता क्या होती है? तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है, क्या होती है? आपका ऑप्शन ए है 1, 0.7, 0.6 या 0.5। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 0.6 इसका सही आंसर होगा आपका। 39 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि विद्युत हानि कौन सी लागत से होती है? विद्युत हानि आपकी कौन सी लागत से होती है? चल लागत से, अचल लागत से, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो विद्युत हानि, आपके इलेक्ट्रिकल लॉस होते हैं वो आपके होते हैं चल लागत से। कौन सी लागत से? चल लागत से, ठीक है। 40 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि चालक के परिच्छेद को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? चालक के परिच्छेद को हम किस अक्षर से लिखते हैं? इसमें आपके ऑप्शन है ए, सी, एच या अल्फा। तो आपके चालक के परिच्छेद को हम किस अक्षर से लिखते हैं? ए अक्षर से लिखते हैं, ठीक है। 41 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भूमि में खम्भे का कितना भाग दबाया जाता है? मतलब आपका जो खम्भा होता है उसमें भूमि में मतलब उस खम्भे का कितना भाग अंदर होता है? तो भूमि में खम्भे का कितना भाग दबाया जाता है? 1/4 भाग, 1/3 भाग, 1/5 या 1/6। आपका यहाँ पर लिखा है 1/6 भाग। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 1/6 भाग, ठीक है। 1/6 भाग आपका जो कि है खम्भे का भूमि में दबाया जाता है, ठीक। 42 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि विद्युत संचरण की सिरोपड़ी लाइन में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत संचरण की सिरोपड़ी लाइन में किसका प्रयोग करते हैं हम? स्तंभ का, खंभों का, टैंक का या किले का? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? स्तंभों का। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि लो टेंशन भूमिगत केबल कितने वोल्टेज तक कार्य करती है? आपका जो लो टेंशन भूमिगत केबल होती है वो कितने वोल्ट तक कार्य करती है? 11 kV, 33 kV, आपका 11,000 kV या आपका 1,000 kV। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 1,000 kV, 1,000 किलो वोल्ट तक, ठीक है। आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 1,000 kV। इसके बाद आता है आपका 44 नंबर का क्वेश्चन कि 650 वोल्ट तक, आपकी 650 वोल्ट तक वाली लाइनों के अनुमन्य अंतराल सबसे नीचे के चालक तथा भूमिगत के बीच कितना अंतर होता है? आपके जो चालक और भूमिगत, आपका जो आपका तार होता है और भूमि है उसके बीच का अंतर कितना होता है या कितनी दूरी पर होती है? 10 फीट, 8 फीट, 19 फीट या 15 फीट? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 19 फीट, ठीक। जो भी क्वेश्चन आपके थोड़ी कठिन भाषा में लिखे हैं उनको आप सरल करके कोशिश करें याद करने की, ठीक है। 45 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भविष्य में लाइनों को आगे बढ़ाने के लिए आलंब पर क्या प्रबंध किया जाएगा? आलंब पर क्या प्रबंध किया जाएगा? तो आपका आलंब पर लगाए जाएंगे जम्पर, ठीक है। भविष्य में जम्पर लगाए जाएंगे आपके आलंब पर, ठीक। 46 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या है कि निम्न वोल्टता लाइन अगर नंगी या खुली होती है तो उसका कोई भी भाग भूमि तल से, ठीक, यहाँ पर क्या है? भूमि तल, भूमि से किस ऊंचाई से कम नहीं होना चाहिए? ठीक, 3.593 मीटर या आपका 5.572 मीटर या आपका 4.572 मीटर या आपका 2.593 मीटर। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपकी कोई भी जो लाइन है
ठीक। अगर उसके ऊपर आपका कंडक्टर नहीं चढ़ा है, अगर आपकी वो खुली होती है तो वो आपकी भूमि से 4.557 मीटर से ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। 47 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है। इसके पहले जो आपका वीडियो लेक्चर आया था उसमें 49 नंबर का और 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, कि ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर याद करें, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज हो गए हैं। आपकी जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो आपकी सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ना कि आयरन की, ठीक है। कई लोगों ने आप ऑप्शन ए चूज़ करा है, लेकिन आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, सिलिकॉन स्टील की। आप इसको डायरेक्ट से याद करें, ठीक है। 48 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन में ट्रांसफार्मर कौन सा यूज करते हैं, स्टेप डाउन या स्टेप अप। तो देखिए कई लोगों ने स्टेप डाउन लगाया है, लेकिन आपका इसका सही आंसर क्या है, स्टेप अप। प्राइमरी ट्रांसमिशन में हमेशा हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। अब इसके बाद 49 और 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। 49 नंबर के आपके क्वेश्चन में पूछता है कि वह चालक तार या छड़ जिसमें अनेक संयोजन किए जा सकते हैं, वह क्या कहलाते हैं, पृथक कारक, बसबार, आइसोलेटर या फ्यूज। तो आपका इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताएंगे कि वह चालक तार या छड़ जिसमें अनेक संयोजन किए जा सकते हैं, ठीक है। 50वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि HSL प्रारूपी केबल कितने वोल्ट तक प्रयोग की जाती है। आपकी जो HSL केबल होती है वो आपके कितने वोल्ट तक उपयोग की जाती है। तो इस चीज़ को आपको सर्च करना होगा, ठीक है। इसको हमने रिपीटेड क्वेश्चन आपका ये नहीं है। इसके आपके ऑप्शन है 56,000, 66,000, आपका 7,000 या आपका 65,000, ठीक है। यहाँ पर क्या है ऑप्शन आपका 65,000। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाए हैं और इसी के साथ आपका जो कि है ट्रांसमिशन सब्जेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो देखिए जो लोग परेशान हो रहे हैं काफ़ी, तो आपको बता दें चैनल पर आपका ट्रांसमिशन, आपका एनर्जी कंजर्वेशन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ये तीनों चैप्टर आपके पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं, ठीक। ये तीनों आपके जो सब्जेक्ट हैं पूरी तरह से आपके फिनिश हो चुके हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जल्दी ही इनकी वनडे सीरीज आएगी, ठीक, जिसमें आपको सारा कुछ एक दिन में ही पढ़ाया जाएगा। तो इन तीनों सब्जेक्ट की वनडे सीरीज भी बहुत ही जल्दी आएगी आपकी, और समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट करा दी जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब आपका IEC, ठीक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सब्जेक्ट जो कि है अब आपका ये पढ़ाया जाएगा। इसमें भी आपके 2 वीडियो लेक्चर आएंगे और आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका EDDE, आपका जो डिज़ाइन ड्राइंग है सब्जेक्ट, इसको भी पढ़ाया जाएगा। इसमें भी आपके 3 से 4 वीडियो लेक्चर में ही आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और डिज़ाइन आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद आपका बचता है केवल कम्युनिकेशन, ठीक। तो देखिए कम्युनिकेशन की हमने क्वेश्चन बैंक आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं। उसमें आपको MCQ टाइप क्वेश्चन याद करना है, सिनोनियम, एंटोनियम, तो ये आपको खुद से ही याद करना पड़ेंगे, ठीक। और इसी में आपकी ऑप्शन टाइप बनेंगे। तो आप कम्युनिकेशन की तैयारी क्वेश्चन बैंक से करें, बाकी की 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपको हम करा कर देंगे, ठीक है। आपके 3 सब्जेक्ट जो कि है वो कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरह से। अब आपके बचते हैं केवल 2 सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट भी आपके 3 से 4 दिन में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों। जितने लोग भी घबरा रहे हैं काफ़ी, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों। आप लोग अगर इतना पढ़कर जाते हैं तो आप 40+ नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक। और आप लोगों को जैसे पता ही होगा आपका एक पेपर होना है 50 नंबर का, और इसमें माइनस मार्किंग आपकी नहीं है। एक चीज़ आप लोगों को बहुत फ़ायदे की चीज़ है कि ये इसमें आपको माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, एकदम ईजी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और आराम से सभी लोग पास हो जाएंगे, आराम से एकदम। अगर आप इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं तो आप एक अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हैं। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया। इसी तरह से आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए आगे ही ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी लोग हर वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।